होता है, यू हैव डेटा, एंड आफ्टर डेटा उसको कुछ एनालाइज किया जाता है और आपने कोई पोजीशन ली होती है उससे पहले, या कोई क्वेश्चन होता है उसको आप आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो उसी जो ये पूरा एक ब्रॉड प्रोसेस होता है कि हम कुछ पोजीशन लेते हैं, अपनी कोई स्टेटमेंट लेते हैं, फिर उसके लिए डेटा जमा करते हैं, फिर उसको एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सीधी भाषा में इसी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। हाइपोथेसिस का जो बुकिश डेफिनेशन है वो आप सभी को पता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स व्हिच वी अज्यूम टू बी ट्रू इन नेचर। मींस कि हम अजम्पशन लेके चलते हैं स्टार्टिंग में कि जो भी हम चीज का रिलेशनशिप बता रहे हैं हाइपोथेसिस के बेसिस पे, है ना, कि वेदर सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ऐसी चीजें जो हम कहते हैं हाइपोथेसिस में, ये एक स्टार्टिंग में हम एक टेंटेटिव एजम्पशन मान के चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब जो कि हमने अपने लिटरेचर रिव्यू से और सब जो प्रायर रिसर्च है उससे निकाला होता है, तो उसको हम एज ए अजम्पशन मान के चलते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट अजम्पशन हम जो है एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और वही स्टेटमेंट हमारी जो है हाइपोथेसिस होती है। अब हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के बारे में कल थोड़ी सी बात मैंने करी थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कि रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं। तो द मेन एंड पॉइंट ऑफ दैट डिस्कशन वाज कि द रिसर्च प्रॉब्लम आपकी ऐसे डिफाइंड होती चली जानी चाहिए और रिफाइंड होती चली जानी चाहिए कि एंड में जाके वो आपके ऑब्जेक्टिव्स बने, ऑब्जेक्टिव से रिसर्च क्वेश्चन बने, और रिसर्च क्वेश्चन से फाइनली वो हाइपोथेसिस में ट्रांसलेट हो जाए। सो दिस वाज द होल डिस्कशन, मतलब यस्टरडे का, कल का जो डिस्कशन था वो पूरा का पूरा इसी चीज पे सेंटर्ड था। तो आज उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और यहां से शुरू करते हैं कि हाउ ऑब्जेक्टिव्स ट्रांसलेट इनटू हाइपोथेसिस, एंड हाइपोथेसिस का फिर क्या मतलब होता है, कैसे हम उसे फ्रेम करते हैं, व्हाट आर दी टाइप्स, कैसे थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी देखेंगे बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल पे कि बेसिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है और कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है, व्हाट आर दी टेक्निकल टर्म्स, जो स्टैटिस्टिकल टर्म्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात आ जाती है, जब हम स्पेसिफिकली ये फ्रेज यूज कर देते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग वर्ड, ओके, देन दैट मीन्स कि इसमें सम अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विल आल्सो बी इन्वॉल्व, और जो स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मीन्स कि आप सैंपल पे डेटा कलेक्ट करके यू आर ट्राइंग टू मेक अ प्रोजेक्शन अबाउट दी पॉपुलेशन, इन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ओके। सो दिस इज ब्रीफ ओवरव्यू जो कि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। So let us start from yesterday. Yesterday we were discussing कि how to fine tune the research problem, और research problem fine tune हो जाने के बाद हम जो है उस पे जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव से रिसर्च क्वेश्चंस निकल जाते हैं, और रिसर्च क्वेश्चंस को ही बेसिकली क्वांटिफाई करने का और उसको एक जिसे बोलते हैं ना ऑपरेशनल वे में प्रेजेंट करने का ही तरीका एक हाइपोथेसिस होता है। सपोज एक रिसर्च क्वेश्चन आपका ये होता है कि व्हाट इज, एक रिसर्च क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है कि डज इज देयर अ डिस्पैरिटी इन द कॉम्पनसेशन ऑफ मेल आईटी सेक्टर एम्प्लॉयज और फीमेल आईटी सेक्टर एम्प्लॉयज, अ वेरी कॉमन रिसर्च क्वेश्चन that people in HR usually start off with ki does gender play a role in deciding the compensation, means salary of a person at particular level or a particular industry. Lot of research actually has been done और होती भी रहती है, अपडेट करते रहते हैं लोग, पैंडेमिक के बाद भी कर रहे हैं। So this is a very broad objective कि does gender or does do males and females score differently when it comes to compensation in corporate world। तो ये तो एक बहुत broad statement आपने बता दिया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया आपकी स्टडी का कि आप ये देखना चाहते हैं कि क्या मेल्स एंड फीमेल्स डिफर करते हैं कॉम्पनसेशन में कि नहीं है। अब ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, अब इस ऑब्जेक्टिव को हाइपोथेसिस में हम ट्रांसलेट करते हैं, ओके। सो वी हैड दैट ऑब्जेक्टिव कि वी वांट टू स्टडी वेदर मेल्स एंड फीमेल्स डिफर इन कॉम्पनसेशन, और अगर अब हम इसको बोला जाए कि हम एक स्टडी के फॉर्म में इसको बना चुके हैं और ऑब्जेक्टिव हमारा ये एक है, एंड नाउ वी वांट टू जनरेट ए हाइपोथेसिस ऑन दिस सेम थिंग। सो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ के उसको डिकोड करें और उससे हाइपोथेसिस अपनी जनरेट करें, हाउ टू प्रॉपरली जनरेट अ हाइपोथेसिस फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव, ओके। कल ऑब्जेक्टिव जनरेट करना हम लोगों ने सीख लिया था कैसे उसे बनाते हैं और कैसे रिसर्च क्वेश्चन तक आते हैं। तो अब रिसर्च क्वेश्चन और जो ये वाली पूरी स्टेज का जो क्लाइमैक्स है वो यहाँ पे आ जाता है कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन जो होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमने ऐसे बोला कि हम देखना चाहते हैं मेल एंड फीमेल क्या अपने कॉम्पनसेशन में डिफर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो
इसमें से वी नीड टू हैव वेरी की टेक अवेज फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव। हमने यहाँ पे दो पार्टिसिपेंट्स और दो ग्रुप्स की बात करी है, मेल्स एंड फीमेल्स। जेंडर में हम और भी डाल सकते हैं आजकल, इट्स नॉट कंसीडर्ड स्ट्रिक्ट बाइनरी, अब एवरीबॉडी इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स दैट मॉडल। तो हम इसको क्या कहते हैं वैसे ही डाल सकते हैं। तो हमारे ग्रुप्स हो गए, और एक दूसरी तरफ हमने एक क्वेश्चन है हमारा कॉम्पनसेशन, कि क्या ये दो ग्रुप्स कॉम्पनसेशन पे डिफर करते हैं कि नहीं, क्या मतलब कि इन लोगों को अलग अलग टाइप की सैलरीज मिलती है, डू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स स्कोर डिफरेंटली व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग कॉम्पनसेशन और नॉट। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन था हमारा, और अब हम इसको हाइपोथेसिस में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो जब हम हाइपोथेसिस में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो जो भी हमारी फर्स्ट हाइपोथेसिस बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज द नल हाइपोथेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस, इसको हम शॉर्ट में एच नॉट से डिनोट करते हैं। ओके, द नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज डिनोटेड विद दिस सिंबल एच and underscore not, H not. Okay, and this indicates our null hypothesis. Null hypothesis is the original stance that we will be taking on the base of जो कि हमारे पास एविडेंस अभी तक अवेलेबल है पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आई सेड टू यू कि डिटेल लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए पहले। तो जब आपने डिटेल लिटरेचर रिव्यू कर लिया तो आपको थोड़ा सा इन आउट पता चल गया फील्ड में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ कंक्लूजन्स लोगों ने पहले ड्रॉ करे हैं या ऑब्जर्वेशंस उनकी आई हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है फिर हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ दोस लिटरेचर रिव्यू और जो हमारा क्वेश्चन होता है उसके बेसिस पे हम इसको एक नल हाइपोथेसिस में ट्रांसलेट करते हैं। एंड नल हाइपोथेसिस इज बेसिकली अ पोजीशन व्हिच वी टेक ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, और हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये पोजीशन ट्रू है अनलेस एंड अनटिल जो कि हम डेटा बाद में जाके कलेक्ट करेंगे और उसकी एनालिसिस के बाद वो जो एनालिसिस अगर कुछ अलग दिखाती है तो फिर हम इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की तरफ मूव करते हैं। बट पहले हमें एक नल हाइपोथेसिस चाहिए, तभी हम अपना वर्क आगे का स्टार्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का और जो भी चीजें हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि डू मेल्स एंड फीमेल्स स्कोर डिफरेंटली व्हेन इट कम्स टू कॉम्पनसेशन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये एक बहुत ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा। इसको हम रिसर्च क्वेश्चन भी कह सकते हैं अगर इसमें हम आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दें कि डज कॉम्पनसेशन डिपेंड्स ऑन द जेंडर ऑफ द पर्सन, ये एक रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा। इसी को फिर अब हम हाइपोथेसिस में लेके आते हैं। तो जब हम इसको हाइपोथेसिस में लेके आएंगे तो क्या होगा कि अभी तक देखिए जो रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव की जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, जो मैं इतनी देर से डिस्कस कर रहा हूँ, वो प्लेन इंग्लिश में है, ठीक है ना। उसमें कोई जार्गन नहीं है, उसमें किसी तरीके का कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। बट द मोमेंट यू कम इनटू द डोमेन ऑफ हाइपोथेसिस, तब आपको फिर स्टैटिस्टिकली बात करनी पड़ती है। आप फिर सिर्फ डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि डज द ग्रुप्स डिफर, और ये फिर आपको बिल्कुल पिन पॉइंट स्टैटिस्टिकली भाषा में उसको लिखना पड़ेगा। तो सपोज हमारे पास यही रिसर्च क्वेश्चन है कि डज जेंडर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसाइडिंग कॉम्पनसेशन। तो अब हमें थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ के ये तो पता लग ही जाएगा देख के कि हाँ कुछ स्टडीज कहती है डिफरेंस होता है, कुछ कहेंगी नहीं होता है ना। तो एक हमें मिक्स तरीके का मिक्स्ड सिग्नल्स मिलेंगे लिटरेचर से। लिटरेचर कभी भी क्लियर नहीं होगा अगर अगर आपका टॉपिक नॉवल है और ऐसी चीज पे आप लीड कर रहे हैं जिस पे अभी काम नहीं हुआ, तो लिटरेचर कभी भी आपको जैसे बोलते हैं ना लीड नहीं देगा किसी तरीके की। इट विल ऑलवेज गिव यू मिक्स सिग्नल्स कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इट्स नाउ अप टू यू टू टेस्ट एंड देन वेरीफाई। तो इन दैट केस अब हम कैसे हाइपोथेसिस को बनाएंगे इस केस में। अब इस केस में हाइपोथेसिस को बनाने का सिंस हमने पहले मैंने कहा कि इसमें से डिकोड कर लीजिए अपने रिसर्च क्वेश्चंस में से कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे हम अपना अटेंशन फोकस करना चाहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो इस हाइपोथेसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल मैंने आपको दिया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर। जेंडर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, मेल्स एंड फीमेल्स। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक फिनोमिना है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज सैलरी ऑब्लिक कॉम्पनसेशन। वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व दिस फिनोमिना और वी वांट टू सी कि वेदर ये जो दो जेंडर्स हैं क्या ये सेम स्कोर करते हैं सैलरी और कॉम्पनसेशन पे, और क्या ये डिफरेंट स्कोर करते हैं, मींस आर दे इक्वल, आर दे नॉट इक्वल। ओके, सो अब हम इसको हाइपोथेसिस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैंने कहा अभी तक रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में थे, बट हाइपोथेसिस थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल होती चली जाएगी फिर उसकी भाषा जो है। तो अब अगर हमें इसको हाइपोथेसिस के फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको सबसे सिंपली ऐसे लिखा जा सकता है कि जेंडर डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसाइडिंग द कॉम्पनसेशन। जेंडर डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल
इन डिसाइडिंग दी कॉम्पनसेशन। ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई कि हम मान के चल रहे हैं कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स का कॉम्पनसेशन बराबर होगा। दिस इज अवर एच नॉट। और मैंने इसको बोला कि जेंडर डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसाइडिंग कॉम्पनसेशन। ये जो सिग्निफिकेंट वर्ड यहाँ पे आया है, जेंडर डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, हम कहना बेसिकली यही चाह रहे हैं कि हम इनिशियली ये पोजीशन लेके चल रहे हैं नल हाइपोथेसिस में कि जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ऑन सैलरी एंड कॉम्पनसेशन। बट इसको जो लिखा है हमने हाइपोथेसिस की लैंग्वेज में, हमने लिखा जेंडर डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसाइडिंग सैलरी एंड कॉम्पनसेशन। और इसमें जो सिग्निफिकेंट वर्ड ये ऐड किया गया है, ये सिर्फ लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए नहीं किया गया। दिस इज वेयर द स्टैटिस्टिकल पार्ट स्टार्ट्स टू कम इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बिकॉज अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होगा कि अभी जो हम स्टैटिस्टिक्स इससे पहले देखते आए हैं, वो स्टैटिस्टिक्स सारी की सारी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होती है। मींस कि इट इज जस्ट डिस्क्राइबिंग यू द डेटा लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ओके, लिटिल बिट ऑफ कोरिलेशन, ऑल द बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स और हिस्टोग्राम्स, लाइन चार्ट्स जो भी हम लोग बनाते हैं, वो सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब कर देते हैं कि डेटा में क्या हो रहा है, वो आपको बता दिया। नाउ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग अब डेटा में से इनसाइट निकालना शुरू कर देते हैं। वी ट्राई टू इन्फर थिंग्स फ्रॉम डेटा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। की उसमें से खुद नहीं बता रहा है वो, बट आप एनालिसिस करके उसको एक ऐसे फॉर्म में ले आते हो, ये उससे ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो कि आपको फिर जो है इन्फ्रेंस आप ड्रॉ कर सकते हो ऑन सर्टेन थिंग्स जो कि आप लेके चल रहे हो, जिसपे आपने डेटा कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो ये सिग्निफिकेंट वर्ड लगाया हमने हाइपोथेसिस में कि जेंडर डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसाइडिंग कॉम्पनसेशन, ये सिग्निफिकेंट वर्ड इसी वजह से आया क्योंकि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम कोई इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, जैसे वो एज सिंपल एज ए टी टेस्ट हो सकता है और एज कॉम्प्लिकेटेड एज अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल हो सकता है। उसमें जब हम फाइनली अपनी हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करने के लिए फाइनल जब हम एनालिसिस कंप्लीट कर देते हैं, तो व्हाट वी लुक फॉर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स, सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स, सिग्निफिकेंट इफेक्ट साइजेस, ये देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो सिग्निफिकेंट वर्ड है यहाँ पे, ये कहां से आया है? अगर थोड़ा सा हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास को आपके मास्टर्स लेवल की रीवाइंड करें, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक चीज होती है सिग्निफिकेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल। दो चीजें हमने कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप लोग को रिसर्च मेथोडोलॉजी की अपनी मास्टर्स लेवल की क्लास याद हो तो आप लोगों ने दो टर्म्स ये जरूर सुने होंगे, सिग्निफिकेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले चैप्टर में ही आते हैं और पर्टिकुलरली उस वाले चैप्टर्स में होते हैं जहां पे ये आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए एम्प्लॉय करवाए जा रहे होते हैं या सिखाया जा रहा होता है उनके बारे में, जैसे कि काई स्क्वायर है, जेड-एन-टी टेस्ट है, अनोवा है, सो ऑन, उसके और भी वेरिएंट्स है। फिर तो ये जो सिग्निफिकेंट वर्ड हमने वहां लिखा है कि जेंडर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कॉम्पनसेशन, वो जो सिग्निफिकेंट वर्ड आया है वो बेसिकली उसकी जो अंडरलाइंग जो कहानी है उसके पीछे की, वो यहाँ सिग्निफिकेंस लेवल से आती है, सिग्निफिकेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल। अब हमने हाइपोथेसिस तो सेट कर ली, हाइपोथेसिस सेट करना इज वेरी इजी। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पे आए, ऑब्जेक्टिव से रिसर्च क्वेश्चन आया, रिसर्च क्वेश्चन से हमने देखा कि रिसर्च क्वेश्चन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके रिगार्डिंग हमको आंसर्स चाहिए या जिनके रिगार्डिंग हमने डेटा कलेक्शन कर रखा है और हमें उनके रिगार्डिंग ये रिलेशनशिप्स और आंसर्स चाहिए, तो हमने उनको छांट के एक स्टैटिस्टिकल भाषा में उनको फिट करके एक हाइपोथेसिस अपनी बना ली। ये एक बहुत सिंपल टाइप ऑफ हाइपोथेसिस का एग्जांपल मैंने आपको लिया कि हम मेल्स और फीमेल्स के बीच डिफरेंस देख रहे हैं सैलरी एंड कॉम्पनसेशन में। दिस इज बेसिकली नोन एज कंपेयरिंग टू ग्रुप्स। इन स्टैटिस्टिक्स आप इसको बोल सकते हैं कि वी आर कंपेयरिंग बेसिकली टू ग्रुप्स एंड वी आर सेइंग वेदर देयर मीन्स आर सेम और देयर मीन स्कोर्स आर डिफरेंट। मेरा क्या कहने का मतलब था यहाँ पे, मीन स्कोर्स आर सेम और मीन स्कोर्स आर डिफरेंट। हमने यहाँ पे क्या किया, दो ग्रुप हमारे पास हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, मेल्स एंड फीमेल्स, ओके, और उसके बाद हम उनकी सैलरी पे ये देखना चाह रहे हैं कि क्या सैलरी मेल्स की डिफरेंट है और फीमेल्स की मेल्स फीमेल्स की ये सेम है कि ये डिफरेंट है। ओके, सो हमने कहा कि ये सेम है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ये सेम है। ओके, तो हमने इसको H0 बना दिया। अब
नल हाइपोथेसिस के साथ साथ हमेशा एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी होती है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गई तो कुछ बिलीव करने के लिए तो हमारे पास, कुछ कन्वे करने के लिए तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। तो नल हाइपोथेसिस ऑलवेज हैज एन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। वो जरूरी नहीं होता है कि आप लिखें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को, वो अंडरस्टूड होता है कि जो नल हाइपोथेसिस में आपने लिखा है अगर ये नहीं हुआ तो जो इसका उल्टा है वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया, एंड दैट विल बी द वन दैट विल बी फाइनली एक्सेप्टेड। तो हमारी नल हाइपोथेसिस हम पहले क्या लेके चल रहे थे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सैलरी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब दोनों का वो बराबर है। अब हम इसको वो कैसे करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो एक क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव तो हो गया, बट अब नाउ वी आर इन द realm of hypothesis testing, that is a statistical procedure, a quantitative procedure। तो हम इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे, कैसे हम बिल्डअप करते हैं, है ना। तो हमने क्या किया कि हमारे पास दो ग्रुप्स थे, हमने कहा मेल्स एंड फीमेल्स हो गए, दूसरी तरफ हमारे पास सैलरी है जिसपे हम इफेक्ट स्टडी करना चाहते हैं। तो हम दो तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। एक तरीका जो थोड़ा क्लासिकल तरीका है वो कहता है कि आपके पास दो ग्रुप्स हो गए, यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स दिख रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स, और आपके पास एक टारगेट है यहाँ पे जिसपे आप देखना चाहते हैं कि ये दोनों सेम है इनका स्कोर की नहीं। तो सबसे अच्छा सबसे जो आसान तरीका वो ये होता है कि हम ये देख लें इस डेटा में से छटनी करके कि जो मेल्स हैं वो कितने हैं और उनकी क्या सैलरी है, और उनका एवरेज कर लें, एवरेज सैलरी ऑफ मेल्स निकाल लें। ऑन दी अदर हैंड दूसरी बात जो फीमेल्स हैं, हम वो देख लें कितनी फीमेल्स हैं इस पूरे सैंपल में, और उनकी एवरेज सैलरीज निकाल लें, एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल्स। ओके, और उसके बाद हम दोनों एवरेजेस को कंपेयर करके देख लें कि अगर वो एवरेज एक दूसरे के मतलब लगभग लगभग क्लोज हैं तो हम उसको सिग्निफिकेंट हम कह देंगे कि कोई डिफरेंस नहीं, और अगर एवरेजेस काफी अलग अलग जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं डिफरेंस है। बट अब वो कितना दूर होने, कितने क्लोज होने चाहिए कि हम कहें नो डिफरेंस है, और कितना फार अपार्ट होने चाहिए कि कहे डिफरेंस है, ये कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि भाई सैलरी तो इट्स डिपेंडेंट ऑन स्केल, रुपए पैसे डॉलर अलग अलग स्केल होता है, देयर इज नो वन यूनिफाइड स्केल। यही चीज और मेजरमेंट्स के साथ भी होती है, तो सिर्फ सैलरी की बात है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये चीज में डिफरेंस है कि नहीं है। तभी ये जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये स्टेप इन करती है, और ये जितने भी टेस्ट होते हैं हमारे पास, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल, वो तभी हमें जो फाइनल वो जो एक अपना फुट डाउन करने के लिए जो हमें फाइनल इंकरेजमेंट देता है किसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए, वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से ही आता है हमारा। तो अब इसमें फिर ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, जो कि जानना बहुत जरूरी है बिफोर वी प्रोसीड टू एनी लुकिंग एट एनी ऑफ दिस टूल्स, दैट इज सिग्निफिकेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये क्या होता है, देखिए सिग्निफिकेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो हम सर्वे कर रहे हैं और जो हम सर्वे से डेटा इकट्ठा करते हैं वो बेसिकली हमारे सैंपल और पॉपुलेशन पे कैसे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं उनका। देखिए जैसे कोई भी रिसर्च होती है हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन क्या होती है, वो सारे लोग जो कि आप जिनको स्टडी करने में आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा ना कि मेल्स एंड फीमेल्स का कॉम्पनसेशन, लेटर से हम बात कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री की। ओके, तो आईटी इंडस्ट्री में तो इतनी सारी कंपनीज हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड, बट लेटर से हमारा स्कोप इंडिया में ही है। तो यहाँ पे तो आईटी में इतनी सारी कंपनीज है और उनके अंदर एम्प्लॉयज भी बहुत सारे हैं, तो हम सबको तो स्टडी नहीं कर सकते। और दैट इज वाई हम मेथोडोलॉजी क्लास में एक चीज पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है उसमें तो भाई सेंसस होता है, जनगणना जिसे बोलते हैं, कि आप एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन को जाके उससे अपना परफॉर्मा भरवाते हो और उसकी डिटेल्स इकट्ठी करते हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। आप सबसे जाके अपनी जो है पैरामीटर्स पे अपना डेटा उठवाते हो और क्या कहते हैं उनको कंपाइल करते हो। बट इसमें टाइम बहुत लगता है, एनर्जी बहुत लगती है, रिसोर्स बहुत लगता है। इंडिविजुअल रिसर्चर जो है, चाहे कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हो, चाहे कहीं का भी हो, दे कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑन देयर ओन, क्योंकि इसमें 10 साल लग जाते हैं सरकार को भी पूरा सेंसस का डेटा बनाने में। तो व्हाट हैपेंस इज दैट हमने फिर क्या किया, वी रिसर्चर्स ने हमने क्या किया, हमने एक दूसरी टेक्निक बनाई जिसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग। ओके, दिस इज नोन एज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन होती है ना,
उसमें से हम एक बहुत छोटा सा साइज निकाल लेते हैं जो कि बिल्कुल फ्रैक्शनल होता है उसके पॉपुलेशन के साइज के मुकाबले। मतलब अगर पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो वो गोला बहुत छोटा होगा। अभी थोड़ा ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर में इतना स्केल नहीं दिखा सकता उसका, बट वो गोला बहुत मिनिस्क्यूल होना चाहिए इसके मुकाबले, क्योंकि पॉपुलेशन तो आपकी करोड़ों में हो सकती है और सैंपल से आपका 1000-2000 का भी हो सकता है उसमें से। तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं। हर स्टडी में आप यही करेंगे। अभी आप जब लोग अपनी सिनॉप्सिस जो लोग बना चुके हैं या जो मेथोडोलॉजी वाली स्टेज तक पहुंच चुके हैं, उनसे आपकी रिसर्च डिग्री कमिटीज या एसआरसीज हैं, वो यही पूछ रही होंगी कि आपने सैंपल साइज कैसे डिसाइड किया, कितना सैंपल साइज डिसाइड किया है, क्या आपका सैंपलिंग फ्रेम है, कौन आपका सैंपलिंग यूनिट है, मतलब कौन आपका क्वेश्चनियर भरेगा, कितने आप सैंपल लोगे, है ना, कितना टारगेट आपके लिए सेफ रहेगा, कितना, या आप कम तो नहीं ले रहे हो, या आप ज्यादा लेके टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हो। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से आपके सैंपलिंग के ऊपर। क्यों आते हैं वो सैंपलिंग? भाई रीजन हमने डिस्कस कर लिया कि आप पॉपुलेशन नहीं पूरी स्टडी कर सकते, तो आपको सैंपल पे लेके उसकी स्टडी करनी पड़ती है। अब सैंपल में क्या होता है कि हम बहुत तरह के अप्रोचेस हैं। हम रैंडमाइज सैंपल यूज करते हैं, हम कन्वीनियंट सैंपल यूज करते हैं। रैंडमाइज सैंपल का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं फटाफट चलते चलते। अब आप ये जो गोला मैंने पॉपुलेशन बनाया पूरा का पूरा, इसमें आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डॉट्स हैं, है ना, कुछ रेड हैं, कुछ ग्रीन हैं, कुछ येलो हैं, कुछ ब्लैक हैं, कुछ ब्लू हैं, है ना। ये बेसिकली एक पॉपुलेशन को दिखाने का, रफली दिखाने का तरीका है कि एक पॉपुलेशन में जो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स एक पॉपुलेशन कैसी दिखती है। पॉपुलेशन इज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप, मतलब उसमें सब तरीके के लोग होते हैं, है ना, गुड बैड, वेरी गुड वेरी बैड, गुड बैड एंड न्यूट्रल, नीदर गुड नीदर बैड, दोनों क्वालिटीज उसमें बराबर है। तो इसमें क्या होता है कि अब आपके पास एक बहुत डाइवर्स एक बड़ा ग्रुप होता है। अब आप सैंपलिंग में क्या करते हो, उसी का एक छोटा डाइवर्स ग्रुप बनाने की कोशिश करते हो विद योर बेस्ट एफर्ट्स पॉसिबल। तो इसलिए फिर आप टेक्निक्स यूज करते हैं लाइक रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग मींस कि आप पॉपुलेशन में से रैंडमली लोगों को अप्रोच करते हो कि क्या आप हमारी स्टडी का पार्ट बनना चाहेंगे या क्या आप क्वेश्चनियर बनना चाहेंगे, और वो अगर यस कह देते हैं तो आप उनको इंक्लूड कर लेते हैं। और हम रैंडमली करते हैं, मतलब बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के कि आदमी इतना लंबा होना चाहिए या इस रंग का होना चाहिए या यहाँ का होना चाहिए वहां का होना चाहिए। नहीं, अगर पॉपुलेशन का हमारा पार्ट है और वो यस बोल देता है तो हम उसको रैंडम सैंपलिंग में अपने सैंपल में इंक्लूड कर लेते हैं। इससे हम बेसिकली करने की क्या कोशिश करते हैं रैंडम सैंपलिंग से, हम ये करने की एक तरीके से एक होप में एज ए स्टैटिस्टिशियन हम हमारा प्रोजेक्शन होता है कि जब हम इस तरीके से बिना किसी फिल्टर के लोगों को अपनी उसमें क्या बोलते हैं सैंपल में डालेंगे, तो वी विल बी एबल टू क्रिएट अ सैंपल विच विल बी वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन का मीन्स कि वो जो पॉपुलेशन है उसका बेसिकली एक स्केल मॉडल बन जाता है सैंपल। स्केल मॉडल आप लोग समझते हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या ब्रिजेस होते हैं, उनको जब एग्जीबिशंस में दिखाया जाता है तो वहां उनके मॉडल्स रखे होते हैं छोटे छोटे। ब्रिज तो वो बहुत बड़ा है, रियलिटी में 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, पर उसका एक छोटा सा मॉडल रखा होगा जो कि उसको इन स्केल दिखा रहा होगा। स्केल मतलब कि उसका साइज छोटा होगा, बट उसकी जो डिटेल्स हैं ब्रिज की, कि अगर वो तार वाला ब्रिज है कि वो खंबे वाला ब्रिज है, वो बिल्कुल वैसे ही होगा, बट उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो हम बेसिकली यही करने की कोशिश करते हैं सैंपलिंग में कि हम पॉपुलेशन में से एक सैंपल बना लेते हैं और थ्रू रैंडम सैंपलिंग और अदर जो हमारे क्या कहते हैं हमारे पास टूल्स होते हैं, उनसे हम इंश्योर करते हैं कि वो जो पॉपुलेशन की जो पूरी एक डायनेमिक्स है वो एक छोटे से सैंपल में आ जाए। मतलब जो 1 करोड़ की पॉपुलेशन में विभिन्न तरीके के लोग हैं, हम उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों को एज मच एज पॉसिबल अपने 1000, 2000, 500 के सैंपल में इंक्लूड कर लें। अब इससे फायदा क्या होता है कि हम 500-600 लोगों का डेटा इकट्ठा करके, 1000 लोगों का डेटा इकट्ठा करके, उसे टैबुलेट करके, उसे क्लीन करके, उसे एनालाइज कर सकते हैं, बट हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंसस हो जाएगा। और यहीं से सारी प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाती है कि जब हमने पॉपुलेशन में से वो निकाल के सैंपल बना लिया, तो अब हम कैसे इंश्योर करें कि वो जो सैंपल बना है हमारा वो पॉपुलेशन का मतलब बिल्कुल टोटली रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था एक स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एंडी फील्ड। उनकी टेक्स्ट बुक है डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स यूजिंग आर एंड एसपीएसएस। तो उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि क्यों हम सैंपलिंग करने के बाद ये जो फिर जो हमारे ये सारे जो इतने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स की पूरी किताबें हैं बड़ी बड़ी, वो क्यों इतनी मोटी हो जाती हैं, क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है हमें पॉपुलेशन में से सैंपल निकालने के बाद, क्यों हम सीधे मीन स्कोर निकाल के ये अपना यहाँ पे क्यों ही डिसीजन ले सकते कि हमने मीन स्कोर देख लिया मेल्स और फीमेल्स का
और हमने देख लिया कि हाँ भाई थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा बड़ा डिफरेंस है। एक तो पहली बात है, वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा डिफरेंस बड़ा है कौन सा छोटा है? उसमें ही झगड़ा हो जाएगा एकेडमिक कम्युनिटी में। तो वो उसके लिए भी एक स्टैंडर्डाइज तरीका चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर आ जाता है वो ये है सैम्पलिंग एरर का। अब सैम्पलिंग एरर क्या होती है, इसको भी बहुत आसानी से हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये पॉपुलेशन है, ये एक बड़ी डाइवर्स है, इसमें अलग अलग कलर्स के ये जो लोग हैं, ये डॉट्स हैं, ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग दिखा रहे हैं। सम वेरी गुड, सम वेरी बैड, सम गुड, सम बैड, सम नीदर गुड नीदर बैड, मतलब समवेयर इन द मिडिल ग्राउंड। और आपने कोशिश करी विद योर बेस्ट एफर्ट्स एज अ रिसर्चर कि हम इस पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाल लें जिसमें भी ये गुड बैड और ये न्यूट्रल वाले लोगों का प्रोपोर्शन सेम हो जो कि पॉपुलेशन में है, ताकि हम जो हमारी सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव हो और क्या कहते हैं हम जो कंक्लूजन सैंपल से निकालें वो पॉपुलेशन पे भी अप्लाई कर सकें। बट हम इसको फर्दर कैसे इंश्योर करते हैं कि हमने जो चॉइस बनाई है वो सही बनाई है कि नहीं बनाई है? लेट अस से कि एक थोड़ा सा हम और ज्यादा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ी ज्यादा चाहिए। वो सैलरी वाले एग्जांपल से सिर्फ डायरेक्टली कोरिलेट नहीं हो पाएगा, ये उसमें से दो कैटेगरी है। लेट अस से कि आप टीचर्स का सर्वे कर रहे हैं उत्तराखंड में, और ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है टीचर्स की, इतनी बड़ी। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को तो अप्रोच नहीं किया जा सकता, नेचुरल बात है सैम्पलिंग होगी। अब सैम्पलिंग होगी तो उसमें भाई टीचर्स भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। कुछ टीचर्स हो सकते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीमली गुड हो सकते हैं, कुछ टीचर्स हैं जो गुड हैं, कुछ समवेयर इन दी मिडिल है, थोड़ा गुड है थोड़ा बैड है, कुछ नीदर गुड नीदर बैड है, 50-50 है। तो कुछ थोड़े बैड है थोड़े गुड हैं, कुछ बैड है कुछ एक्सट्रीमली बैड है। तो इतने टाइप के आपके पास 5-6 टाइप के आपके पास टीचर्स हो सकते हैं टू सिंप्लीफाई द थिंग, है ना। अब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं। लेटर से आपने एक बार एक सैंपल ड्रॉ किया उसमें से 500 का, तो इट माइट हैपन बाय चांस कि उस सैंपल में सारे गुड वाले टीचर्स आ जाए और जो बैड टीचर्स हैं वो बहुत कम आए। हो सकता है क्योंकि आप एक सैंपल ड्रॉ कर रहे हो, एनीथिंग कैन हैपन एंड इट्स अ रैंडम सैंपल। एक दूसरा सैंपल हो सकता है जिसमें जो न्यूट्रल वाले टीचर्स हैं वो आ जाएं सारे के सारे, बहुत ज्यादा न्यूट्रल वाले, और एक दो ही बैड केस आपको दिख रहे हैं, एक्सेप्शनल केस आपको एक दिखा। एक तीसरा सैंपल हो सकता है जिसमें आपको सारे ही बैड वाले लोग दिख रहे हो, आपको दिख रहा हो यार फील्ड में तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज लुकिंग बैड, वेरी फ्यू गुड पीपल, वेरी फ्यू एक्सेलेंट पीपल। और एक सैंपल हो सकता है जिसमें बिल्कुल आइडियल सबका मिक्स मैच आ जाए जो कि हम चाह रहे हैं कि हमारी स्टडी में सैंपल में आ जाए। ओके, तो अब ये आपने देखा क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है और सैंपल तो छोटा है, तो सैंपल छोटा है तो उसके मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप जितने चाहो उतने सैंपल निकाल सकते हो। और अब हर बार सैंपलिंग में, अब जैसे हर बार सैंपलिंग में आपके मन में ये ख्याल आएगा कि यार आज क्वेश्चन यार भरवाए, इस महीने ये भरवाए 500 क्वेश्चन यार, तो क्या रिजल्ट फर्क हो जाएगा अगर हम दोबारा से भरवाएं, या हम दूसरा सैंपल सेलेक्ट करें तो क्या रिजल्ट फर्क हो सकता है? अगर मतलब ये वेरिएबिलिटी अगर हमारे दिमाग में चलती रहे कि सैंपल टू सैंपल चीजें डिफरेंट हो रही हैं, तो हम कभी कंक्लूजन पे आ ही नहीं पाएंगे। एंड सैंपलिंग इटसेल्फ विल बिकम अ वेरी वेस्टफुल एक्सरसाइज कि हम छोटा सा एक वो निकालते हैं, कभी उसमें अच्छे लोग आ जाते हैं कभी उसमें बुरे लोग आ जाते हैं और हम कभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। तो यही जो चीज होती है, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट ये सैंपल्स निकाले, अगर हर पूरी पॉपुलेशन का जो एक वो है, एक पर्टिकुलर पैरामीटर है, उसका एक मीन होगा, है ना, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। और उसके बाद जो सैंपल्स होंगे उनके भी अपने मीन होंगे, है ना। उन सैंपल मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बी, म्यू सी एंड म्यू डी। दीज आर सैंपल्स ए बी सी एंड डी। ओके, तो अब ये सारे सैंपल्स हैं, इनके भी मीन होंगे अपने, क्योंकि इनके अंदर भी आपने वो डाल दिए, पॉपुलेशन से निकाल के लोग डाले हैं सैंपल में, तो बेसिकली ये भी कुछ मीन्स दिखाएंगे अपना, क्योंकि इसके अंदर भी एक से ज्यादा लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, काफी बड़ा सैंपल होता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से। तो अब हम जैसे जो हमारा क्वेश्चन था, मेन जो प्रॉब्लम थी, जो हम कंफ्यूजन हो रहे थे कि अगर हम हर बार एक नया सैंपल निकालें उसमें से पॉपुलेशन में से, तो जरूरी नहीं है कि उसमें हर बार वो रिप्रेजेंटेटिव ही है, उसमें लोग ऊपर नीचे भी होगा उसमें, कि कुछ में अच्छे लोग आ जाएंगे सारे, कुछ में सारे बुरे आ जाएंगे, कुछ में मिक्सचर आ जाएगा, कुछ में वो मिक्सचर्स की भी जो प्रोपोर्शन है वो चेंज होगा। तो आप कैसे कंक्लूजन पे आओगे फाइनली, है ना। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी उसी प्रॉब्लम को रेमेडी करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। ओके, या सैंपल एरर बोलते हैं इसको।
इसको SE से शॉर्ट में हम डिनोट करते हैं। जितने भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि SPSS और R, दे विल ऑलवेज शो SE, और उसका मतलब क्या होता है हम ये देखेंगे। बेसिकली ये क्या करता है कि जितने भी ये सैंपल मीन्स हमने निकाले, इन सबको वो ऐड करके इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को पता है ना क्या होता है? इफ यू डोंट नो, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। सब लोगों को क्लियर है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अगर नहीं पता है तो प्लीज बोल दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट अभी। सर प्लीज Yes, एक्सप्लेन। sir. Sir, please explain. Sir, please ओके ओके, आई explain. एक्सप्लेन। ओके, देखो, या देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? देखो, आप लोगों को पता है कि एवरेज क्या होता है, मीन जिसको हम बोलते हैं एक्स बार सिंपली, है ना? वो ये होता है कि आप सारी की सारी अपनी जितनी भी आपके आइटम्स होते हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, है ना, और उनको जो है नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, ये तो आपका एवरेज हो जाता है, सिंपल मीन। ओके, अब मीन क्या होता है कि मीन के साथ दिक्कत क्या होती है कि एवरेज जो होता है वो एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है जो आपके पूरे के पूरे डेटा सेट को जो है समराइज करने की कोशिश करता है ना? जैसे क्लास में आपका क्लास एवरेज निकाला जाता है हर एग्जाम के बाद, है ना? और क्लास एवरेज के साथ होता क्या है कि अगर आपके क्लास में किसी के बहुत कम मार्क्स आए हैं, अगर काफी ज्यादा बच्चों के कम मार्क्स आए हैं या काफी ज्यादा बच्चों के हाई मार्क्स आए हैं बहुत ज्यादा, तो वो क्लास एवरेज जो है ऑटोमेटिकली लो या हाई हो जाएगा, मतलब बायस उसमें हल्का फुल्का सा आने लगेगा। तो बेसिकली व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन डज इट, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि जो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट है और जो एवरेज है ना, उसमें ऑन एन एवरेज कितनी, जिसे बोलते हैं डिस्टेंस है उसके बीच। हम इसको बहुत सिंपल भाषा में ऐसे बता सकते हैं। इसको मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक बहुत आप लोगों ने ये नॉर्मल कर्व या बेल कर्व तो देखा होगा। ये लोग फेमिलियर हैं इससे? यस सर। अगर कोई ऐसा है जो फेमिलियर नहीं है तो बता दीजिए, मैं भी बता देता हूँ। देखिए, ये नॉर्मल कर्व और बेल कर्व बोलते हैं इसको नॉर्मल या बेल कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिनोमिना इन नेचर जो होता है, जिसमें सैंपल साइज काफी लार्ज होता है या काफी नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और कंटिन्यूअस फिनोमिना जितने भी हैं वो सारे के सारे इस तरीके का ऑब्जर्वेशन बेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा आप एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप अभी निकल के अपने घर से बाहर किसी क्राउडेड एरिया में जाएं, जैसे मार्केट है या कोई इस तरीके का क्राउडेड एरिया होता है, और वहां पे लोगों की हाइट को ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो आप ये देखेंगे कि आपको बहुत, जिनकी लोगों की हाइट कम होती है वो भी आपको बहुत कम दिखेंगे वो, और ऐसे लोग जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है वो भी आपको बहुत कम दिखेंगे। जो ज्यादा से ज्यादा आपको लोग दिखेंगे वो वही होंगे जो इनकी हाइट, जो कि बहुत कॉमन हाइट होगी, जिसको हम बोलते हैं एवरेज। कॉमन होना, हम बोलते हैं ना बहुत एवरेज चीज है कोई, एवरेज चीज क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि वो बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब वो एक पॉपुलेशन में जो कॉमन सबसे फीचर होता है, जो स्टैंड आउट करता है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द एवरेज। तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज बेसिकली अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिखा रहा है बेसिकली ये। यहाँ पे जो ये बेल कर्व सबसे ज्यादा उठा हुआ होता है, ये दिखाता है कि जहां पे जो जो चीज एवरेज होती है, ये बेसिकली ये पॉइंट जो इसकी ये टिप होती है, ये दिखा रही है कि जो चीज सबसे ज्यादा एवरेज होती है, मीन जो सबसे ज्यादा एवरेज होगी, दैट मीन सबसे ज्यादा अकरिंग होगी वो उस पॉपुलेशन में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एवरेज हाइट वाले लोग होंगे वही दिखेंगे आपको किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में, और सबसे ज्यादा ही दिखेंगे हर जगह ही आपको। एवरेज हाइट वाला, आपकी जो एवरेज हाइट है या जो आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी की या उस एरिया के एवरेज हाइट है, उसी के हाइट के अराउंड आपको लोग दिखेंगे और सबसे ज्यादा दिखेंगे। तो ये जो बेल कर्व में जो स्पाइक होता है, ये बीच में बेल होता है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और ये दिखा रहा है कि एवरेज जो हमेशा स्कोर होता है उसके के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा अकरिंग होते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आप हाई की तरफ चलते जाएंगे वो प्रोबेबिलिटी गिरती जाएगी, मतलब आपको लंबे लोग कम दिखेंगे। इसी तरीके से जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो जो छोटे लोग हैं जिनकी हाइट मीन से कम है, उनकी भी जैसे जैसे आप दूर चलते जाएंगे, है ना, कोई मीन से 1 इंच छोटा है, 2 इंच छोटा है, बट जैसे जैसे आप और पीछे चलते जाओ, 1 फुट 2 फुट, है ना, यू आर गोइंग इनटू टेरिटरी विद पीपल हु सफर फ्रॉम सिंड्रोम्स लाइक डॉर्फिज्म, है ना, बौनापन जिसको कहते हैं। यू वोंट सी देम वेरी कॉमन। सो वो ही चीज है यहाँ पे कि वो जैसे से आप पीछे चलते जाओगे वो अकरेंस कम होती जाएगी, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस कम हो रही है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली स्पॉटिंग दिस पर्सन इज गोइंग डाउन। तो दिस इज अबाउट द नॉर्मल कर्व। अब जो मीन होता है बेसिकली वो बेसिकली ये जो ऊपर ये जो
जो इसका बेल का टॉप होता है ये यहाँ पे दिखाता है, शो करता है कि ये वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा अकर कर रही है। बट हमने जैसे देखा मीन के इधर भी मीन से कम भी वैल्यूज है और मीन से ज्यादा भी वैल्यूज है, प्लस एंड ओके, मीन से कम भी वैल्यूज है और मीन से ज्यादा भी वैल्यूज है। तो जैसे मैंने कहा कि क्लास एवरेज हमने निकाल दिया, और क्लास एवरेज जो होता है वो हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग बच्चों के वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है। मतलब अगर लो स्कोरिंग बच्चे ज्यादा है तो आपका क्लास एवरेज खराब हो सकता है, और हाई स्कोरिंग बच्चे ज्यादा तो वो इन्फ्लेट हो सकता है। तो हम मीन के साथ हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन भी रिपोर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमें ये बताता है कि ऑन एन एवरेज मीन से कितना दूर है आप एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट, और मीन में कितना डिफरेंस है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी मीन्स की उतना ज्यादा डिफरेंस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट और क्या कहते हैं ऑन एन एवरेज पर्टिकुलर एक डेटा पॉइंट में और जो मीन आया है सैंपल का उसमें होगा। तो जितना लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना कम मीन रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जितना स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उतना ज्यादा मीन जो है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। सो नाउ कमिंग बैक टू अवर सैम्पलिंग एरर, ये जितने भी हमारे चार हमने सैंपल बनाए थे इनके चारों के मीन है। अब वो क्या करेगा, इन चारों मीनों को सैम्पलिंग एरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन चारों मीनों को हम क्या करते हैं फिर से ऐड कर देंगे और इनको 4 से डिवाइड कर देंगे और फिर इन्हीं इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे, एंड दैट विल गिव अस दी सैम्पलिंग एरर और दी स्टैंडर्ड एरर। दिस इज आल्सो नोन एज दी स्टैंडर्ड एरर। इसको बहुत सिंपल भाषा में मैंने एक्सप्लेन किया। आप इसको इक्वेशंस, इसकी जो डिटेल अगर जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देयर इज अ वेरी गुड बुक कॉल्ड डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स यूजिंग आर एंड एसपीएसएस बाय प्रोफेसर एंडी फील्ड। इट इज पब्लिश्ड बाय सेज पब्लिकेशंस। तो उन्होंने भी इसको बहुत सिंप्लीफाई करके ऐसे ही समझाया है। अब जैसे आपने कहा यहाँ पे म्यू ए, म्यू बी, म्यू सी एंड म्यू डी हमने 4 सैंपल बना लिए थे, बट पॉपुलेशन में से तो आप जितने मर्जी चाहे उतने सैंपल्स निकाल सकते हो बिकॉज पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। सो इन प्रैक्टिस हम ऐसे नहीं करते हैं। इन प्रैक्टिस जो सैम्पलिंग एरर होती है बेसिकली वो, और या स्टैंडर्ड एरर होती है वो बेसिकली एक प्रोजेक्शन होता है, एक एस्टिमेशन होता है। ओके, उसमें हम ऐसे इंडिविजुअल सैंपल्स नहीं देख सकते क्योंकि इंडिविजुअल सैंपल्स निकालने का कोई अंत नहीं है पॉपुलेशन में। तो बेसिकली एक प्रोजेक्शन होता है जो कि स्टैटिस्टिशियंस करते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो होता है वो यही होता है कि वो एक प्रोजेक्शन होता है कि ऑन ए होल इसमें कितनी वेरिएबिलिटी हो सकती है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स निकालें इसी पॉपुलेशन में से। और जितना छोटा स्टैंडर्ड एरर आपका होगा उतना ज्यादा आपका रिजल्ट जो है सिग्निफिकेंट की तरफ बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स कि जो आपने पॉपुलेशन में से सैंपल निकाला है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक दूसरे सैंपल्स में। तो जो ये स्टैंडर्ड एरर वाली प्रॉब्लम होती है इसी को एडजस्ट करने के लिए हमें ये डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और ये हम जो सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल इन सब की बात कर रहे हैं ये हमें लगाना पड़ता है बिकॉज वी आर whatever data analysis we are doing it on samples, not for the whole population। और फिर हमें क्या करना होता है उसके बाद एज ए रिसर्चर, हमें जब हमने सैंपल में से पॉपुलेशन में से सैंपल निकाल के उसमें से कुछ फाइंडिंग निकाली, हमें वापस ये भी देखना होता है कि क्या ये जो सैंपल से हमने वापस हम पॉपुलेशन पे क्या इस चीज को इन्फर कर सकते हैं, क्या हमने जो चीज सैंपल में ऑब्जर्व करी है क्या हम उसको पूरी पॉपुलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या क्या ये पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होगी। इन दैट केस हमारे लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये काम आता है जब हम सैंपल से वापस पॉपुलेशन की तरफ जाते हैं, और जब हम पॉपुलेशन से सैंपल की तरफ आते हैं तब ये सिग्निफिकेंस लेवल हमें देखना पड़ता है। तो ये सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है बेसिकली, ये हमारा जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जोन होता है जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, अभी जो पर्टिकुलर टूल्स मैं आपको बताऊंगा ये उससे रिलेटेड होता है। और हाइपोथेसिस में अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें जो कि होता है कि एरर्स कौन कौन सी हो सकती हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ओके, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो बहुत कॉमन एरर्स होती हैं, इनको कहते हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ओके, नॉट टाइप 1 एंड टाइप 2 जो एरर्स होती हैं ये सारी की सारी हमारी इस इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और उससे जो हम कंक्लूजन्स अपने निकाल रहे हैं ये उसी से रिलेटेड होती है। और अगर हमने कोई मेजर मेथोडोलॉजिकल ब्लंडर नहीं किया अपनी स्टडी में तो हम इन दोनों एरर्स को मिनिमाइज, एक तरीके से वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाती हैं अगर इफ वी हैव नॉट कमिटेड एनी मेजर मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो टाइप 1 एरर क्या होती है, पहले टाइप 1 एरर होती है आपका फॉल्स पॉजिटिव, इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। और ये होती है टाइप 2 जो एरर होती है इसको बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव।
इसको सबसे अच्छा तरीका समझने का यही होता है, इसकी लैंग्वेज बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी होती है, व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस व्हिच इज एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को सबसे आसान तरीका है समझने का फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। ओके, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है? लेट अस से जैसे हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, अभी लास्ट 2 साल से कोरोना की वजह से सब लोग बहुत प्रिकॉशंस ले रहे थे, तो और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज कोरोना में होती सबने किया होगा, ये आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया होगा जाके। ओके, जस्ट अ मिनट, आई थिंक somebody is messaging something important. Just a minute. Accepting the null hypothesis when it is not true. Okay, accepting the null hypothesis when it is not true. Yes, उसका मतलब ही false positive ही हो गया कि आप hypothesis को accept कर रहे हैं जबकि वो true नहीं है. That concludes as a false positive. Okay, तो ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को समझने का बहुत आसान तरीका यही है कि इंस्टेड ऑफ इसकी बुकिश लैंग्वेज को रटा जाए और देन यू गेट कंफ्यूज, इसको ऐसे समझना चाहिए कि टाइप 1 इज फॉल्स पॉजिटिव एंड टाइप 2 इज फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? लेट अस से आप आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए गए, आपका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया, आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ गया, बट डॉक्टर, लेट अस से डॉक्टर के पास कोई मशीन है, कोई टेस्ट है जिससे वो देख सकता है कि आपके अंदर वायरस है कि नहीं है, आपके अंदर वायरस नहीं है, तभी भी आपका पॉजिटिव आ गया। इन दैट केस वो टाइप 1 एरर होती है कि उस टेस्ट ने टाइप 1 एरर कर दी। सिमिलरली इन द केस अगर आपको कोरोना है और आपका आरटीपीसीआर किया गया और वो नेगेटिव आ गया, पर डॉक्टर के पास फिर कोई मशीन है, तरीका है जिससे वो देख सकता है कि आपके अंदर वायरस है कि नहीं है, और उसको दिख रहा है कि आपके अंदर वायरस है और तभी भी वो नेगेटिव आ रहा है, देन इन दैट केस that test has committed a type 2 error which is called a false negative. Okay, तो ये false positive और false negative होता है। इसी को अवॉइड करने के लिए जो ये सारी जो एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं, पॉपुलेशन, सैंपल, सैम्पलिंग एरर, सिग्निफिकेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, ये हम यही कर रहे हैं ताकि ये जो हम इतनी आसानी से यहाँ पे हम जो कंसीडर कर रहे थे कि इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम एवरेज निकाल के दोनों का कंपेयर कर ले, फिर हमें यही पता चला कि एवरेज में हम कहाँ पे डिसाइड करें कि कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज एक्सेप्ट, कितने लेवल तक हम इसको डिफरेंस मानेंगे, कितने लेवल तक नहीं मानेंगे। तो ये सारी जो पीछे की जो इसकी ग्राउंड वर्क है वो हम यहाँ से ही डेवलप करते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 एरर, जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, हम इनको अगर हमें अवॉइड करना है तो वी हैव टू फॉलो ऑल दिस सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स टू टेस्ट अवर हाइपोथेसिस। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? सिग्निफिकेंस लेवल बेसिकली यही बताता है कि आपकी टाइप 1 एरर कमिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी या क्या चांस हो सकता है। यूजुअली इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। सोशल साइंसेज में यूजुअली 5% पे ऑपरेट करते हैं हम सिग्निफिकेंस लेवल, एंड जो हार्ड साइंसेज होती हैं उनमें ये 1% तक रखा जाता है। जैसे कि जो बहुत ही हार्ड साइंसेज जैसे कि केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, इसमें क्या होता है कि जो डेटा कलेक्ट होता है वो इक्विपमेंट से होता है डायरेक्टली। देयर इज नो काइंड ऑफ मॉडल्स थ्रू विच डेटा इज एस्टिमेटेड। डेटा डायरेक्टली रेशियो स्केल में जो है इक्विपमेंट्स आपको दिखा रहे होते हैं, तो आप डायरेक्टली उनपे बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया लगा के आप उनपे जो है वो कर सकते हो डेटा एनालिसिस। ऑन दी अदर एंड सोशल साइंसेस में वेरिएबिलिटी बहुत होती है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं हम। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या बताता है हमें कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कमिटिंग दी टाइप 1 एरर। ओके, 5% यूजुअली केस में सोशल साइंसेस में होती है, 5% हम छोड़ देते हैं कि हमसे टाइप 1 एरर हो सकती है, मतलब कि हम जो है आपका फॉल्स पॉजिटिव दे दें कि कोई चीज ट्रू नहीं है और हम उसको कह दें कि वो ट्रू है ना। एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू, वो चीज हो सकती है। और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? ये तब होता है जब वापस सैंपल से पॉपुलेशन में आते हैं। अब जैसे हमने क्या किया, हमने कोई हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर ली। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा ये वाला सैलरी वाला जो पूरा एग्जाम्पल था, इसमें लेटर से हमने सर्वे किया, हमने सैम्पलिंग करी, लेटर से हमने 400 लोगों का सैंपल लिया, उसमें लेटर से बहुत ही वेल डिवाइडेड सैंपल था, 200 मेल्स 200 फीमेल्स, और उसके बाद हमने क्या किया, मेल्स का एवरेज किया, फीमेल्स का एवरेज किया, इनके सैम्पलिंग एरर ऑफ वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन निकाल लिया दोनों का, और उससे हमने टी वैल्यू कंप्यूट कर ली। ओके, सो दिस विल बी अ केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और हमने टी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर ली और टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमने टेबल में देख ली या कंप्यूटर से जनरेट कर ली उसकी सिग्निफिकेंस, एंड वी मेक इट, और हमारी जो फाइनल जो कैलकुलेटेड वैल्यू है टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी जो कि टेबल में दे रखी है।
दिस इज हाउ वी डिड टी टेस्ट. इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम योर डेज ऑफ मास्टर्स, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स आपके यहाँ सब्जेक्ट होगा, तो जो जो भी हम टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है जो कि हम फॉर्मूला लगा के लाते हैं, और दूसरी उसी की टेबुलर वैल्यू भी होती है, दैट पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम. Degree of freedom is usually then one minus the sample size minus number the minus वन बेसिकली. तो यहाँ पे हमारा सैंपल साइज से 399 हो जाएगी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि n माइनस वन हो जाएगा. दो ही कैटेगरीज है सिर्फ यहाँ पे. तो t कैलकुलेटेड जो होती है शुड बी ग्रेटर देन द टेबुलर वैल्यू, तब हम उसको मान लेते हैं कि रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट, फिर से मैंने इसे वर्ड यूज किया था कि हाइपोथेसिस जब हम स्टेट करते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, और अगर हमने जो भी टेस्ट लगाया, चाहे टी हो सकता है, वो जेड टेस्ट हो सकता है, अनोवा हो सकता है, हमेशा हम सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट में ही उसको रिपोर्ट करते हैं. सिग्निफिकेंट तब होता है व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन द टेबुलर वैल्यू, और इनसिग्निफिकेंट तब होता है जब द रिवर्स हो जाए, कैलकुलेटेड वैल्यू कम हो जाए टेबुलर वैल्यू से. और जब कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबल्ड वैल्यू से ज्यादा होती है, तो बेसिकली वो यही इंडिकेट कर रहा होता है कि आपका यहाँ पे टाइप 1 एरर कमिट करने का जो चांस है वो 5% से इस समय कम है. तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो यहाँ पे, या जो भी आपको दिख रहा है, वो एक्चुअली में ट्रू है. दिस इज व्हाट एक्चुअली सिग्निफिकेंस लेवल इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग मींस, कि जो आप डिसीजन ले रहे हो बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड एंड टेबुलर वैल्यू. अब तो खैर ये चीज ऑटोमेट हो गई है जब सबसे एसपीएसएस और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई है. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कंपैरिजन हैंड बाय हैंड, वो आपको सीधे एक सिग्निफिकेंस या एक पी वैल्यू आउटपुट कर देता है, सिग्निफिकेंस वैल्यू या पी वैल्यू. एसपीएसएस यूजुअली इसको सिग्निफिकेंस एसआईजी करके, सिग्निफिकेंस करके एक कॉलम बनाता है हर टेस्ट के एंड में. इफ यू आर इन टच विद प्रोफेसर सिंह बहुत एक्सपर्ट हैं इसमें एसपीएसएस में, तो ही कैन वेरी मच गाइड यू इन ऑल दीज थिंग्स. और आर के केस में ये पी वैल्यू दिखाता है इसको. ओके, तो व्हाट दिस पी एंड सिग्निफिकेंस, हम इसमें क्या देखते हैं, ये जो हमें दिखाता है कि एक वैल्यू दिखाएगा, लेट अस से 0.001. द सिग्निफिकेंस और पी को हमने जैसे ये हमने टी टेस्ट रन किया और इसकी सिग्निफिकेंस में ये वैल्यू आई 0.001. अब अगर हम 0.001 है, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो व्हाट वी विल गेट, यहां वन लगाएंगे, 0.1 आ जाएगा हमारे पास. ओके, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा. तो इन दैट केस हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है 5%. सो इन दैट केस अगर हमें कोई वैल्यू सिग्निफिकेंट चाहिए, तो या तो हम जो हम मैनुअली करते हैं वो तो कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन टेबुलर वैल्यू होनी चाहिए. सॉफ्टवेयर के केस में जो हमें वो डायरेक्ट परसेंटेज दिखाता है फॉर 5% सिग्निफिकेंस लेवल, कोई भी टेस्ट सिग्निफिकेंट तब होगा जब उसकी पी वैल्यू या जो सिग्निफिकेंस वो सॉफ्टवेयर दिखाता है वो वैल्यू लेस देन 0.05 होनी चाहिए. 0.05. ओके, क्योंकि अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5%. तो वो पी वैल्यू लेस देन 0.05 वो यही दिखा रहा है कि अगर ये वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंस जो आ रही है ये लेस देन 0.05 है, दैट मींस देयर इज अ लेस चांस ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर. मतलब 5% का थ्रेशोल्ड जो आपने सेट किया है उससे कम है आपका चांस. तो जो भी रिजल्ट अब आपका निकल के आ रहा है इस एनालिसिस से, वो रिलायबल है, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं. और जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है. जब हम वापस सैंपल से पॉपुलेशन में चीज को लेके जाते हैं, क्या मतलब है मेरा वापस सैंपल से पॉपुलेशन में जाने का, हमने जैसे यहाँ पे सैंपलिंग करी, हमने मेल्स और फीमेल्स का डेटा सैंपल कर लिया और उनकी सैलरी सैंपल कर लिया और हमने उनपे एक टी टेस्ट लगा लिया, और टी टेस्ट लगा के हमने ये सब सिग्निफिकेंस वैल्यू और उसकी क्रिटिकल वैल्यू देख के उसमें से ये एस्टिमेट लगा लिया कि हाँ हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल्ड वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए ये रिजल्ट 5% पे सिग्निफिकेंट है. अब ये तो हमने सैंपल पे कर लिया, बट वी हैव टू कमेंट समथिंग ऑन दी पॉपुलेशन ऑल्सो. तो हमें वापस जब पॉपुलेशन पे जाना होता है तब हम कॉन्फिडेंस लेवल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. अब चूंकि हमने तो सैंपल लिया था और हमने जो ये सैंपलिंग एरर है इसका भी हम प्रोजेक्शन ही लगाते हैं, ये ऐसे हम अलग अलग सैंपल तो रियल लाइफ में ले नहीं सकते इतने कि हम सबको एवरेज करें, इसका भी हम एक प्रोजेक्शन ही लगाते हैं स्टैटिस्टिशियंस. तो अब हम जब वापस पॉपुलेशन में जाएंगे तो हम पॉपुलेशन में अगर हमसे कोई पूछे कि ठीक है तुमने जो अपना स्टडी रन किया था उसमें ऑन एन एवरेज मेल्स और फीमेल्स के बीच लेटर से 10,000 रुपीज का एवरेज डिफरेंस आ रहा था, है ना, तुम्हारे सैंपल में जब हमने टी टेस्ट रन किया. बट लेटर से मेरे से कोई पूछता है कि अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, तो पॉपुलेशन में तुम ये कितना एस्टिमेट करते हो, ये डिफरेंस कितना होगा. वो जो पॉपुलेशन में हमें डिफरेंस एस्टिमेट करना होगा वो हमें कॉन्फिडेंस लेवल से पता चलेगा. और कॉन्फिडेंस लेवल इज जस्ट रिवर्स ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल. अगर हमारा सिग्निफिकेंस लेवल 5% है तो कॉन्फिडेंस लेवल विल बी
100 minus 5, 95%. Okay, that means whatever estimate of population parameter we are making from the sampling data, that will be correct 95% of the time. This is a very rough explanation. Okay, तो अब हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हमें चाहिए होता है, और कॉन्फिडेंस लेवल से आपने एक और टर्म सुना होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। ये सुना ही नहीं सुना आप लोगों ने टर्म? अगर नहीं सुना तो ये एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। हाँ नहीं सुना सर। हेलो, नहीं सुना सर। ओके, Yes, sir. Please explain this. हाँ, तो अब कॉन्फिडेंस लेवल से हम आते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। अब जैसे मैंने कहा कि अभी तक हम जब सिग्निफिकेंस लेवल की बात कर रहे थे तो हम सैंपल से, पॉपुलेशन से सैंपल की तरफ मूव कर रहे थे, और हमने अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके पूरा एक कंक्लूजन निकाल दिया कि हमारी टी वैल्यू कैलकुलेटेड ज्यादा है टेबल्ड वैल्यू से, इसलिए हमारा रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है। और अब हमें वापस पॉपुलेशन पे कुछ कमेंट करना है, तो उसके लिए कमेंट करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल पहला पता होना चाहिए। तो अगर सिग्निफिकेंस लेवल आपने अपना 5% रखा है तो कॉन्फिडेंस लेवल 100 माइनस 5 95% हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंस लेवल से हम क्या करते हैं, क्योंकि अब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और हम उसका एस्टिमेशन सैंपल से लगा रहे हैं, तो सैंपल से हम पॉपुलेशन में एग्जैक्ट वैल्यू तो पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल कि हम एकदम एक एग्जैक्ट वैल्यू पॉपुलेशन में पिन पॉइंट कर दे कि हाँ ये डिफरेंस जो है इतना ही होगा। क्यों? उसका रीजन भी हमें पता है, क्योंकि पॉपुलेशन एक डाइवर्स है, उसमें से हमने एक सैंपल निकाला है, और जितने हम सैंपल निकालते चले जाएंगे उनके अलग अलग सैंपलिंग मीन्स होंगे, उसको भी हम एडजस्ट कर रहे हैं सैंपलिंग एरर से, है ना। तो अब हम कैसे पॉपुलेशन पे कमेंट करें? एक तरीका हो सकता है कि हम एक रेंज दे दें, एक रेंज ऑफ वैल्यूज दे दें, कि हम बोलें कि ठीक है हमारे सैंपल में तो 10,000 हमने पाया था डिफरेंस मेल्स और फीमेल्स के बीच ऑन एन एवरेज था। पॉपुलेशन में हम कह सकते हैं कि हम एक रेंज दे दें सामने वाले को कि हाँ हम कहते हैं कि 9,000 से लेके 11,000 के बीच ये डिफरेंस लाई कर सकता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। और 95% वी रिपोर्ट एज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ओके, जब भी हम कोई टेस्ट रन करते हैं सिग्निफिकेंस, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, और जिसमें हमें सिग्निफिकेंस दिखानी होती है, तो हम वो टेस्ट स्टैटिस्टिक तो रिपोर्ट करते ही हैं, टी टेस्ट या एफ टेस्ट है या जेड टेस्ट है, उसके साथ साथ उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को भी रिपोर्ट करना जरूरी होता है, कि उससे यह पता चलता है कि ये जो आपने एनालिसिस करी है ये पॉपुलेशन में क्या रंग दिखाएगी, पॉपुलेशन में क्या रेंज हो सकती है इसकी। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल से हमें कभी कभी ये भी चीज पता चल जाती है कि हमने जो टेस्ट रन किया है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये दोनों चीजें एक दूसरे को इन्फोर्स करती हैं। जो फॉल्स पॉजिटिव होता है आपका, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी आप निकाल सकते हो कि आपकी जो आपका फॉल्स पॉजिटिव है वो ठीक है कि नहीं है, मतलब आप टाइप 1 एरर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक तो सबसे सिंपल तरीका है कि अगर आपका ये सिग्निफिकेंस जो है टी वैल्यू, आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलर वैल्यू से ज्यादा है, इसके मतलब आप 5% के उसके अंदर हो, तो आप टाइप 1 एरर नहीं कमिट कर रहे हो। सिमिलरली फॉर सॉफ्टवेयर ये पी वैल्यू लेस देन 0.05 होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ये क्या होता है, ये आपको एक रेंज प्रोवाइड करता है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हमेशा लो कॉन्फिडेंस लोअर लिमिट होती है और एक इसकी अपर लिमिट होती है। मतलब वो एक रेंज, मैंने जैसे बोला था ना कि आप एग्जैक्ट नंबर तो पॉपुलेशन में पिन पॉइंट नहीं कर सकते, तो हम एक रेंज दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो कि हमारा जो टेस्ट होता है उसके बेसिस पे हम एक रेंज दे देते हैं। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, और ज्यादातर सॉफ्टवेयर आजकल ये काम ऑटोमेट कर देते हैं, तो आप उसके फॉर्मूले के बारे में इतना वरी मत करिएगा, आप ज्यादा वरी करिएगा कि इंटरप्रिटेशन कैसे करना है इसका। तो लेट अस से हमारी स्टडी में हमने कहा कि 10,000 हमारे सैंपल में एवरेज आया था, और लेट अस से हमारा जो वो है लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेट अस से सम इट्स कम्स आउट टू 8,500 टू लेट अस से 10,900, मींस कि इस रेंज के बीच में जो पॉपुलेशन में जो है आपका पैरामीटर वेरी कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी रिपोर्ट एंड प्रेजेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया था मैं उसको जरा रिकैप कर देता हूं, ताकि जब मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी आपको रन करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है। तो हाइपोथेसिस इज बेसिकली अ टेंटेटिव स्टेटमेंट जो, और एक टेंटेटिव पोजीशन जो कि हम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स स्टेट करते हैं, जिसमें एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस इज बेसिकली जो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स या टू थिंग्स आर नॉट रिलेटेड। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बेसिकली वो होती है कि जब वो रिजेक्ट हो जाती है नल हाइपोथेसिस, तो जो एक्सेप्टेंस होगा स्टेटमेंट का वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। इसमें हम जो भी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए वो सैंपल डेटा पे होती है। सैंपल डेटा मींस
पॉपुलेशन में से एक छोटा सा आपने पोर्शन निकाल के उसको स्टडी कर रहे हो, उसके बेसिस पे पॉपुलेशन पे कमेंट कर रहे हो। अब ये जो डायनेमिक्स होती है, इसको पूरी तरीके से इसके सारे पिटफॉल्स को एड्रेस करने के लिए इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करती है, जो कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन और सैम्पलिंग एरर, ऐसी चीजों को, ऐसे कंसेप्ट्स को लेके आती है, जिससे कि हम सैंपल की वेरिएबिलिटी को डायल डाउन कर सकें एंड फाइनली एक डिसीजन ले सकें कि हमारी जो टेस्ट, जो सैंपल में जो हमें दिख रहा है, वो एक्चुअली में वैलिड है कि नहीं है। आर वी कमिटिंग दी टाइप 1 एरर, और आर वी कमिटिंग दी टाइप 1 एरर, कि हम टाइप 1 एरर से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। अगर हम, हमारी कैलकुलेटेड जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो टेबल्ड वैल्यू से ज्यादा आ रही है पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस लेवल और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, दैट मींस वी आर इन द सेफ मार्जिन और हम डिसीजन ले सकते हैं। सिमिलरली कॉन्फिडेंस लेवल में भी, कॉन्फिडेंस लेवल हमें क्या बताता है? कॉन्फिडेंस लेवल इज व्हेन वी गो बैक फ्रॉम द सैंपल टू द पॉपुलेशन, कि अब हमने सैंपल में तो देख लिया डिफरेंस है, अब हमसे कोई पॉपुलेशन के बारे में पूछे तो हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, तो हम उसे एक रेंज दे देते हैं कि लो वैल्यू और हाई वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर आपका टेस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है तो जब आप कॉन्फिडेंस लेवल बनाओगे, तो जो लो कॉन्फिडेंस लेवल होगा और जो हाई कॉन्फिडेंस लेवल होगा, अगर आपका ये टेस्ट सिग्निफिकेंट नहीं आता है 5% पे, मींस कि लेट अस से कि जो टेबल्ड वैल्यू है वो ज्यादा है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से, मींस कि इनसिग्निफिकेंट टेस्ट है, मींस p इज ग्रेटर देन 0.05, उस केस में आप नोटिस करोगे जो लो और हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं, इनके जो साइन होंगे वो अलग होंगे। मतलब एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव से अगर आप नेगेटिव की तरफ जाओगे तो आपको 0 से होते हुए जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे नंबर लाइन पे, तो आप 0 बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। नेगेटिव वैल्यू पहले कम होकर 1 पे आएगी, फिर 0 होगा, फिर 0 से फिर वापस पॉजिटिव साइड बढ़ेगी। तो 0 आ जाने का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने सैंपल में, या डिफरेंस, लैक ऑफ डिफरेंस जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो पॉपुलेशन में भी लैक ऑफ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इन दैट केस, जैसे कि हमारे यहाँ पे 8500 और 10900, मैंने ऐसी यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल फिगर आपको बता दी जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग। अगर यही इनसिग्निफिकेंट होता तो इसमें एक तरफ साइन तो ऐसा होता -1000 और दूसरी तरफ प्लस साइन होता 5000। तो इसके मतलब कि माइनस से वैल्यू प्लस की तरफ जा रही है या प्लस से माइनस की तरफ, दैट मींस देयर लाइज अ 0 पॉइंट। और 0 का मतलब है कि देयर इज अ 95% चांस कि ये वैल्यू 0 भी हो सकती है, दैट मींस नो डिफरेंस। तो ये तब आएगा ऐसा जब आपका ये जो कैलकुलेटेड, जो आपकी स्टेटिस्टिकल वैल्यूज हैं, ये जब इनसिग्निफिकेंट होगी, तो आपके जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होंगे ये भी इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो दिस वाज वेरी मच अबाउट the basics of hypothesis testing and why we need all these statistical tools। अब इसमें थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चीज देख लेते हैं, हाइपोथेसिस कैसे कैसे टाइप की हमने फॉर्म करी। एक जो हमने हाइपोथेसिस अभी वो सैलरी वाली अपनी फॉर्म करी थी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कंपेयरिंग द ग्रुप्स। कंपेयरिंग ग्रुप मीन्स कि आप मेल्स और फीमेल्स या और भी जैसे पार्टीज हो सकती हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के आप सैलरी स्ट्रक्चर कंपेयर कर सकते हो। तो एज ग्रुप तो ज्यादा होंगे 2 से, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं ये, मेल्स और फीमेल्स इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं ये, और हम इनकी एक पर्टिकुलर टारगेट वेरिएबल जैसे कि सैलरी हो गया, उस पर ये देखना चाह रहे हैं कि ये डिफर करते हैं कि नहीं कर सकते। एक तरीके की हाइपोथेसिस तो ये होती है। दूसरी तरीके की हाइपोथेसिस होती हैं जो कॉजल हाइपोथेसिस होती हैं। कॉजल मींस वी आर सेइंग कि दैट ए विल अफेक्ट बी या ए विल हैव इम्पैक्ट ऑन बी। For example, you can state that motivation increases employee productivity। इस टाइप का जो कोई रिसर्च क्वेश्चन होगा कि does motivation increase employee productivity। अब आपने मोटिवेशन को भी कैसे मेजर कर सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को भी आप मेजर कर सकते हैं। तो जब आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, आप नल हाइपोथेसिस, तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर वी स्टेट द नल हाइपोथेसिस दैट motivation significantly impacts employee productivity। motivation significantly impacts employee productivity। चाहे आप कैसी भी हाइपोथेसिस बनाएं, चाहे ग्रुप्स को कंपेयर करने वाली बनाएं, चाहे कॉजल बनाएं जिसमें एक चीज दूसरे को अफेक्ट करती है, ये जो सिग्निफिकेंट वर्ड होता है ये हाइपोथेसिस में हमेशा आना चाहिए। काफी टाइम्स जो रिसर्च कमेटीज होती हैं वो लोगों का सिनॉप्सिस वापस भेज देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, वो कमेंट्स में आता है कि द हाइपोथेसिस इज नॉट फ्रेम्ड करेक्टली। ठीक है, आपका लॉजिक भी सही है, आपने बिल्कुल सही तरीके से डेवलप किया, बट आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस वहां से आपने हाइपोथेसिस डेवलप करी, बट स्टिल दे समटाइम्स रेज द क्वेश्चन कि इसमें जो है कमी है अभी भी। वो यही कमी होती है कि जो उसकी प्रॉपर स्टैटिस्टिकल पिन पॉइंटेडनेस होती है वो नहीं आ रही होती है उसमें।
चाहे आप कुछ भी चाहे कंपेयर कर रहे हो चाहे कॉजल हाइपोथेसिस बना रहे हो, जो ये सिग्निफिकेंट वर्ड जो होता है कि सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स, वो जरूर आना चाहिए उसमें। ओके, सो ये हो सकता है कि जैसे इस वाले केस में था कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैलरीज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, और यहाँ पे हो सकता है कि ए सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स बी, ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो सकती है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की हो सकती है कि ए डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट बी। ओके, सो दिस इज हाउ वी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है। तो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को समझने के लिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है यही काम आता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसमें एक टर्म आप लोगों ने और सुनी होगी, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट, सुना है ये टर्म? यस सर। अगर सबने नहीं सुना है तो बता दीजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे। वन टेल्ड और टू टेल टेस्ट क्या होता है? प्लीज सर एक्सप्लेन। यस, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन टेल्ड और टू टेल टेस्ट क्या होता है। ओके, ये सबको स्क्रीन विजिबल है जो मैंने अभी खोली है? यस सर, यस सर। ओके ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल और फिर मैं आपको बताता हूँ वन टेल और टू टेल टेस्ट क्या होता है। तो मुझे इसका डेटा फाइल लोड करने दीजिए इस एग्जांपल का। ओके, ठीक है, तो वन टेल और टू टेल टेस्ट क्या होता है और ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है मैं ये भी बताता हूँ आपको। अब जैसे हमने ये वाला जो एग्जांपल लिया था अपना सैलरी वाला, मेल्स एंड फीमेल्स वाला, ये एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस थी। नॉन डायरेक्शनल से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे कि हमने सिर्फ ये कह दिया कि हमने ये अपनी हाइपोथेसिस बना दी थी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दी सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल, है ना। हमने ये नहीं कहा कि हम नल हाइपोथेसिस में हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि मेल्स विल हैव सैलरी हायर देन फीमेल्स और फीमेल्स विल हैव सैलरी हायर देन मेल्स। हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ कह दिया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इन दैट केस हमारी हाइपोथेसिस यहाँ पे डायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। हमने कोई डायरेक्शन नहीं गाइड किया कि एक ज्यादा होगा दूसरे से या एक कम होगा दूसरे से, ठीक है। वी जस्ट सेड कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस कम में भी हो सकता है, ज्यादा में भी हो सकता है। क्या पता मेल्स की सैलरी ज्यादा हो फीमेल्स से, या रिवर्स भी हो सकता है, फीमेल्स की ज्यादा हो मेल्स की कम हो, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई चीज स्पेसिफाई नहीं करी थी, वी जस्ट स्टेटेड इन नल हाइपोथेसिस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो ये एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गई। और इसको टेस्ट करने के लिए आपको टू टेल टेस्ट लगाना पड़ेगा। अब टू टेल्ड क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मतलब कि इसमें कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मेल्स की सैलरी ज्यादा भी निकल के आ सकती है और फीमेल्स की सैलरी कम निकल के आ सकती है, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मेल्स की कम निकल आए, फीमेल्स की ज्यादा निकल आए। इन बोथ केसेस द हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, बिकॉज हम तो मान के चल रहे हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस चाहे कम में आए चाहे ज्यादा में है, अगर वो सिग्निफिकेंट तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी नल वाली, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। और ये जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है जिसमें हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे हमें टू टेल टेस्ट लगाना पड़ेगा। क्या मतलब है टू टेल से? हमने ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था अपना, सेंटर में इसके मीन होता है, और जो ये हमने 95% सिग्निफिकेंस लेवल और ये जो 95% ये बात करी थी, ये बेसिकली हमारे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन भी होते हैं हाइपोथेसिस में। एक इस क्या बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो दे लाई समवेयर यहाँ पे -1.965% पे बाउंड्री होती है एक नॉर्मल कर्व में, और यहाँ पे +1.96 बाउंड्री होती है। ओके, सो अब हम ये वन टेल, जो टेल वर्ड है ये कहां से आया? ये जो एरिया निकल के जा रहा है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एसिम्प्टोट बन जाता है। एसिम्प्टोट मींस कि इट डजंट टच द एक्स एक्सिस, बट ये उसके पैरेलल चलता जाता है, डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है बट इसे टच नहीं करेगा कभी। तो ये जो एरिया होता है, जो बचा हुआ ये रेड एरिया जो मैंने कलर कर दिया है, दिस इज कॉल्ड द टेल। तो जब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है तो हमें दोनों टेल देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सैलरी कम, कि हम दोनों पॉसिबिलिटीज टेस्ट करेंगे कि क्या सैलरी ज्यादा अगर आ जाती है तो भी वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, अगर सैलरी कम आ जाती है सिग्निफिकेंटली तो भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो वी हैव टू लुक दी बोथ साइड्स, नेगेटिव
स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू से और पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दोनों देखना पड़ेगा. ओके, सो इन दैट केस ये एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बन जाती है और हमें टू टेल टेस्ट लगाना पड़ता है. अब एक और एग्जांपल हो सकता है जो कि मैं आपको भी स्क्रीन पर रन करके दिखाऊंगा यूजिंग टी टेस्ट. ये एक छोटा सा केस स्टडी था इन सम ऑपरेशन रिसर्च टेक्स्ट बुक दैट आई रेड लॉन्ग टाइम बैक. उसमें क्या था कि एक प्लांट है, जैसे कोका कोला का प्लांट होता है. कोका कोला को आप लोगों सब लोगों ने पिया होगा. 1/2 लीटर की बोतल आती है उनके पास, 500 ml की पेट बोतल जो होती है. और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि ये लोग मेजर करते रहते हैं कंटिन्यूअसली कि जो मशीन्स हैं वो ऑटोमेटेड मशीन्स वो उसको 500 ml तक ही भर रही हैं कि नहीं भर रही हैं. तो अगर बीच बीच में क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए लोग क्या करते हैं कि प्लांट में से तो हर रोज हजारों बोतलें निकल रही होती हैं. हाँ, हजारों बोतलों को आप चेक नहीं कर सकते पर्सनली. तो ये लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन होती है 1000 की, उसमें से सैंपल निकाल लेते हैं कुछ 100 का, और उसको जो है उसका मीन लेके उसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वो मीन सिग्निफिकेंटली लेस है या मोर है 500 से. इन लोगों को ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम लेस से होती है, क्योंकि अगर 500 ml लिखा और आप उससे कम दे रहे हो तो इन दैट केस वो जो है कंज्यूमर की चीटिंग हो जाती है. तो वो कंपनी के लिए थोड़ा सा एक बैड रैप हो जाता है. तो ये लोग लेस को जरूर टेस्ट करते हैं, है ना. तो इन दैट केस अगर वो सिर्फ लेस के लिए टेस्ट कर रहे हैं कि क्या जो मीन ऑफ द बॉटल्स टेकन इन दी सैंपल है वो लेस देन 500 है, तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कि आप सिर्फ लेस वाले एरिया को, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये नेगेटिव वाला, आप इसी में इंटरेस्टेड है. जो लेफ्ट हैंड साइड है ये नेगेटिव वाला, आप इसी में इंटरेस्टेड है देखने की वैल्यू यहाँ पे सिग्निफिकेंट आ रही है कि नहीं आ रही है. अगर वो रिजेक्शन रीजन में जा चुकी है लेफ्ट वाले के तो वो नहीं सिग्निफिकेंट है, अगर इस वाले के अंदर है तो वो सिग्निफिकेंट है. तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गई. इसको थोड़ा सा हम रन करके भी देखते हैं. तो ये मेरे पास एक डेटा फाइल है, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें क्या क्या है. थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप लग सकता है, बट इसको एक्सप्लेन करने का बेस्ट तरीका अभी यही है. तो ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर वही जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ने जो क्या किया, बॉटल्स के जो सैंपल लिया और उस सैंपल में जो बॉटल्स थी उनके जो एग्जैक्ट वॉल्यूम थे उनको मेजर करके एक 30 का सैंपल बना दिया. और अब हम टी टेस्ट लगा के देखना चाह रहे हैं कि ये जो 30 हमने बॉटल्स निकाली हैं एज ए सैंपल, क्या इनका जो मीन है वो 500 से कम है. अगर कम है इन दैट केस भी हमें फिर पॉपुलेशन के बारे में भी कुछ कमेंट करना पड़ेगा. सैंपल पहले हमने पॉपुलेशन थी, हमने सैंपल बनाया, सैंपल पे टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाई, कुछ कंक्लूजन निकला, उसको फिर हमें वापस पॉपुलेशन पे ले जाके देखना पड़ेगा. तो इसके लिए हमने टी टेस्ट लगाया और हमने यहाँ पे अपना जो मीन था, जो एज्यूम्ड मीन होता है, उसको 500 पे सेट कर दिया. और यहाँ पे और ये एक फ्लैग होता है, बेसिकली ये आर लैंग्वेज की पर्टिकुलरिटीज है, तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए अभी, ये तो सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन है. यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मैंने लेस लिख दिया क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड ही देखना चाहते हैं, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है. तो जब हम इसको रन करेंगे तो यू विल सी दैट कि जो टी वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव आ रही है. नेगेटिव का मतलब कि जो भी हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके ये इस साइड लाई करेगी, लेस इन नेगेटिव म्यू से पीछे. बट एट द सेम टाइम जो पी वैल्यू है जो मैं आपको बता रहा था ये 0.05 से ज्यादा है. दैट मीन्स कि अगर हम इस वैल्यू पर रिलाई करके ये मान लें कि यहाँ ये जो पॉपुलेशन में क्या बोलते हैं, जो ये हमारे सैंपल में जो मीन आ रहा है ये पॉपुलेशन में भी इतना ही गड़बड़ होगा, तो हम टाइप 1 एरर कमिट कर देंगे, है ना. एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस, क्योंकि ये पी वैल्यू 0.1 आई है और हमारा सिग्निफिकेंस लेवल इस टेस्ट में सिर्फ 5% था. तो यानी ये वैल्यू 0.05 से कम आनी चाहिए. इन सिंपल भाषा में जो हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू है वो टेबल्ड वैल्यू से कम है एट दैट पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सिग्निफिकेंस लेवल. दैट मीन्स कि जो हमारा सैंपल में मीन आया है और जो पॉपुलेशन में मीन आया है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा. और ऑन दी अदर हैंड फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये देखिए अपने आप ही कहता है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू मीन इज लेस देन 500. वो क्या कहते हैं, हमारी जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. क्यों? क्योंकि ये पी वैल्यू जो आई हमारी ये इनसिग्निफिकेंट है. तो अब इसके बाद इसने क्या किया, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कंप्यूटर हमको रिपोर्ट कर रहा है. एंड इट इज रिपोर्टिंग दैट कि अगर हम इस डेटा के बेसिस पे चलें तो पॉपुलेशन में हमारा जो पैरामीटर है वो इन्फिनिट से लेके 502 तक आ सकता है. ठीक है, बट सिंस क्योंकि ये रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट हो गया तो आप देख सकते हैं ये इन्फिनिट से दिखा रहा है 2502, मीन्स इसके बीच में कहीं जीरो भी लाई करेगा और ये नेगेटिव इन्फिनिटी लिखा हुआ. दैट मीन्स कि ये
रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट है एंड देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन। तो अगर जो भी हमारा सैंपल का मीन है हम उसे एज सच जो है अपने पॉपुलेशन मीन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड ये हाइपोथेसिस ये बेसिकली एक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन था ऑफ वन सैंपल टी टेस्ट। तो दिस इज हाउ वी कंडक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आई नो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आप लोग अगर बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं इस पूरे सेशन के बाद तो डोंट वरी, ये सेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग सुनने में बहुत इजी लगता है कि इट इज सम काइंड ऑफ अ टेस्ट यू डू एंड यू गेट द रिजल्ट्स, बट इसके पीछे जो इतनी कहानी बनानी पड़ती है कि टाइप 1 एरर क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, फिर स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, क्यों हम ये टेस्ट लगाते हैं, वो इट मेक्स अप अ लॉट ऑफ व्हाट यू से कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये धीरे धीरे करके व्हेन यू रीड अ पेपर्स, क्योंकि पेपर्स रीड करने से क्या फायदा होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च डिजाइंस, डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज से एक्सपोज होते हैं और तब आप वहां देखते हैं कि लोग कैसे इन टूल्स को अप्लाई करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये एक टाइप के एग्जांपल्स थे। अगर आप पेपर पढ़ेंगे आपको सेम टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा यही लोग अप्लाई कर रहे होंगे, बट रिसर्च डिजाइन अलग अलग होंगे। उनके जो जिस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को अरेंज किया है, जिस तरीके से ग्रुप्स बनाए हैं, कैसे डेटा मेजर किया गया, वो अलग होगा। तो इन दैट वे आपको जो है बिल्कुल ही एक अलग एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके आपको पता लग जाएगा कि टी टेस्ट को हम किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। टी टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है, इसको तब यूज करते हैं जब हम दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सैलरी वाला एग्जांपल देखा, अनोवा इज देन अगेन अपग्रेडेशन ऑफ टी टेस्ट। इसमें हम दो से ज्यादा ग्रुप्स को एक बार में कंपेयर कर सकते हैं। लेट अस से अगर हम 3 ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में हम सैलरी देख रहे होते हैं, तो एज ग्रुप तो काफी सारे हो जाते हैं, बन जाते हैं, कम से कम 4-5 बन जाते हैं। इन दैट केस हमें अनोवा यूज करना होता है। प्रोसेस उसमें भी सेम होता है कि अनोवा में एफ टेस्ट लगता है, एफ वैल्यू आती, एफ वैल्यू का ही हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस लेवल पे उसकी वैल्यूज को चेक कर रहे होते हैं और अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह निकाल रहे होते हैं। ओके, तो इन दैट केस अनोवा में वो 2 से ज्यादा हो जाती हैं और कैटेगरीज, और टी टेस्ट के केस में दो ही कैटेगरीज होती हैं। और वन सैंपल टी टेस्ट के केस में आप एक सैंपल मीन को एक हाइपोथाइज्ड पॉपुलेशन मीन से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे जो ये एग्जांपल था हमारा कि 500 ml की बॉटल होनी चाहिए और हमने सैंपल निकाला टेस्ट करने के लिए, और हमारा जो सैंपल जो हमने टी टेस्ट लगाया सैंपल मीन और जो हाइपोथेसिस मीन था कंपेयर करने के लिए, वो इनसिग्निफिकेंट आ गया। दैट मींस इस जो हमारी बॉटल, जो सैंपल में हमारी बॉटल्स हैं, अगर हम उनको ओवरऑल एवरेज देखें और पॉपुलेशन का एवरेज देखें तो वो मोर और लेस सेम होगा, देयर विल बी नो डिफरेंस। ओके, सो इनसिग्निफिकेंट टी टेस्ट यही इंडिकेट करता है। ये अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट आई डू सजेस्ट जैसे जैसे आपके सेशंस प्रोग्रेस कर रहे हैं ये पीएचडी कोर्स वर्क के, आप इनको साइड बाय साइड पढ़ते हुए चलें सारी चीज को, जो भी स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि बाय द टाइम आप अपना प्रपोजल फाइनलाइज करेंगे जब सबमिट करने के लिए, तो दे विल बी आस्किंग यू अ लिटिल बिट अबाउट कि आप क्या क्या टूल्स भी लगाएंगे, तब आपको आइडिया होना चाहिए। तब क्या होता है कि लोग काफी ज्यादा रैंडम चीजें उसमें थ्रो आउट कर देते हैं कि सर जेड टेस्ट लगा देंगे, एफ टेस्ट लगा देंगे, जस्ट लिस्ट आउट द नेम्स ऑफ द टेस्ट। वो नहीं करना चाहिए। वहां फिर जो एसआरसी कमिटीज होती हैं या आरडीसी कमिटीज होती हैं, थोड़ा आपसे नाराज हो जाती हैं कि आप सिंसियरली काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि यू जस्ट कैन नॉट थ्रो द नेम्स ऑफ टेस्ट विदाउट हैविंग अ बैकग्राउंड की कौन सी टाइप ऑफ डिजाइन पे उनको अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, ऐसे टी टेस्ट में ही अभी जो हमने देखा था वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट था, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे, मेल्स एंड फीमेल्स। ओके, जो ये वाला एग्जांपल था। और इसके बाद एक और टाइप ऑफ टी टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसमें हम बिफोर एंड आफ्टर टाइप वाली कंडीशन स्टडी करते हैं। लेट अस से कि किसी ने वेट लॉस ट्रीटमेंट लिया, उसके पहले क्या वेट था पार्टिसिपेंट्स का, उसके बाद क्या वेट था। अगर हमें ये हाइपोथेसिस टेस्ट करनी हो बिफोर एंड आफ्टर वाली, तो इन दैट केस वी गो टू द डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ओके, सिमिलरली अगर हमें ये कॉजल हाइपोथेसिस टेस्ट करनी हो, हमने कॉजल हाइपोथेसिस की भी बात करी थी, दैट समथिंग इज कॉजिंग समथिंग लाइक दिस, दैट ए कॉजेज बी। हमने कहा ना कि मोटिवेटेड एम्प्लॉय हैज बेटर प्रोडक्टिविटी, दैट मींस मोटिवेशन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अगर इस टाइप के हाइपोथेसिस हमें टेस्ट करनी हो, उसमें डायरेक्शन होता है कि समथिंग इज इन्फ्लुएंसिंग समथिंग, तो हम उसके लिए मोस्ट कॉमन थिंग होती है रिग्रेशन एनालिसिस, उसको यूज करते हैं। एंड वी सी वेदर द स्लोप इज सिग्निफिकेंट इनफ कि वो चेंज कॉज कर रहा है उसमें। ओके,
So this is a little bit about hypothesis testing. And I know it is a very confusing and convoluted topic because ये बहुत सारे और topics को भी touch करता है, जैसे कि statistical analysis as well as research design. तो मैंने best अपना put up करने की कोशिश करी है यहाँ पे foot with regards to hypothesis testing. कुछ मैं आपको examples भी अगर आप चाहें तो show कर सकता हूँ. You can see some examples. So let us see in this paper that I published in 2019, effect of blockchain technology on supply chain adaptability, alignment and performance. Now in this, इसका टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो हाइपोथेसिस बनेंगी वो सारी डायरेक्शनल सॉरी ये कॉज एंड इफेक्ट वाली हाइपोथेसिस है, ये कंपैरेटिव नहीं है. फॉर एग्जांपल इफ यू रीड दिस फर्स्ट हाइपोथेसिस, trust generated by blockchain technology leads to better firm performance. That means we are saying कि blockchain technology से जो trust बनेगा, it significantly impacts firm performance. And you can see that in this diagram also of the conceptual framework, we have shown the same thing, that trust is affecting firm performance, and this arrow is going from here to here. Okay. Now this is an example of causal hypothesis. इसमें ये बाकी सारी भी ये causal वाली hypothesis है, cause and effect वाली, और हमने स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो कि एक तरीके का आप कह सकते हैं, अगर आपको लीनियर रिग्रेशन समझ में आ गया तो आपको स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का भी इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाएगा. This is the final, yes, this is the final table. We are showing all the hypothesis, the path, and इसमें जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है और उसकी जो रिलेटेड स्टैटिस्टिक होती है उसके बेसिस पे वी जज वेदर, since these values are less than 0.05 or 5% हमारा significance level है, तो we see them as being accepted. इसी तरीके से डिफरेंस वाली भी आपकी हाइपोथेसिस हो सकती है, जिसमें you are trying to make calculate what you say difference between groups. For example, in this paper what happened is that the editor also asked us कि आपने ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस तो टेस्ट कर दी सारी की सारी, कि डिफरेंट जो कंस्ट्रक्ट्स आपने लिए थे कि H1 is affecting HT, H2, H3 is affecting this intention to verify news before sharing. उन्होंने हमसे एक चीज और कहा कि अब आप हमें ये भी बताइए कि जो डिफरेंट आपके जो ग्रुप, जो आपकी ये जेंडर आपने लिए हुए, मेल्स एंड फीमेल्स लिए हुआ आपने सर्वे में, आपने पूछा हुआ है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, तो आप हमें ये भी बताइए कि मेल एंड फीमेल्स जो हैं क्या ये डिफर करते हैं अपने इंटेंशन टू वेरीफाई बिफोर न्यूज शेयरिंग में, कि ये दोनों सेम है. तो उसके लिए हमने फिर ये अलग एक तरीके की एनालिसिस करी. दिस इज कॉल्ड अ मल्टी ग्रुप एनालिसिस. इसमें वो दो चीजें एक साथ कंबाइंड हो जाती हैं कि आप वो कॉज एंड इफेक्ट भी देख रहे हो और ग्रुप वाइज भी कंपैरिजन कर रहे हो. दिस इज लिटिल बिट ऑफ एडवांस टेक्निक, बट ये भी एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, एक नया तरीके का डिजाइन है जो हमने ट्राई आउट किया था, जिसमें कि हम कॉजालिटी और डिफरेंस कंपैरिजन एक बार में देख रहे हो. दिस इज कॉल्ड मल्टी ग्रुप एनालिसिस. So this is how something that we generate and do hypothesis testing with. There are some other models of papers that I have done over the years. This paper में this is already a framework developed by Giffen and Venkatesh for how technology gets accepted and understood by the people for whom the technology is made. Basically diffusion बताता है ये UAT. It's called the UTA UT2 मॉडल, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल बोलते हैं इसको इन शॉर्ट. तो इसमें भी आप देखिए कि सारे कॉजल पाथ हैं, दैट परसीव्ड वैल्यू इज अफेक्टिंग बिहेवियरल इंटेंशंस, ट्रस्ट इज अफेक्टिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी एंड दैट इज अफेक्टिंग बिहेवियरल इंटेंशन. तो ज्यादातर कॉजल हाइपोथेसिस ही बनी है इसमें, एंड दीज आर ऑल टेस्टेड थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस ओनली. तो जो कंपैरेटिव हाइपोथेसिस होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली हमारी उसमें आती हैं जहां पे हम ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, मोस्टली डेमोग्राफिक डेटा. जो आपका ये डेमोग्राफिक डेटा होता है, जैसे जेंडर, एज ग्रुप, एजुकेशन लेवल, जहां से ये लेके जब हम किसी टारगेट वेरिएबल पे, लेट अस से इनकम और जॉब सेटिस्फैक्शन, इस तरीके के वेरिएबल्स पे हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो दीज आर बेसिकली कंपेयरिंग द ग्रुप्स. और जब हम कॉज एंड इफेक्ट पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको पेपर्स के एग्जांपल लिखा है, तो इन केस में हम ज्यादातर जो है कॉज एंड इफेक्ट टेस्ट कर रहे होते हैं, और रिग्रेशन एनालिसिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग टू implement in these types of designs. So hope I have tried to make some sense of this very confusing field of hypothesis testing. अभी भी ये end नहीं हुआ है, अभी भी इसमें बहुत कुछ बचा है डिस्कस करने को, but since we are running short of time, so I'll conclude my session here. And if anybody has any urgent queries that need to be addressed at this time, please do let me know. Now